श्री राधे राधे। मैं विपिन वर्मा, मूलतः कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में छिबरामऊ एक जगह है, वहाँ का निवासी हूँ और पिछले लगभग 2012 से प्रॉपर्टी में काम कर रहा था और 2014 में हमारे गुरुदेव गणेश ताम्रकार जी से मुलाकात हुई और उसके बाद हमने वास्तु को जाना, योग को जाना, दर्शन को जाना और उसी क्रम में हमने वास्तु की पढ़ाई की और गुरुदेव ने जितना कुछ भी सिखाया है उसको ही हम अभी तक और अपने स्टूडेंट्स को सिखाते आ रहे हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो ऑनलाइन सीख चुके हैं, कुछ लोग आके सामने से बैठ के सीखना ठीक समझते हैं, उनके लिए भी हम टाइम निकालते हैं। और आपको जानकर इस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रसन्नता होगी कि हम प्रॉपर्टी में काम करने के बावजूद भी ऑफिस 2 साल पहले हमने जो ओपन किया वो वास्तु के लिए किया और हमारी फर्म का नाम है एस्ट्रो वास्तु शुभम और हमारे गुरुजी की फर्म का नाम है वास्तु शुभम। गणेश ताम्रकार जी श्रद्धेय हैं। उन्होंने जो ज्ञान हमको दिया वो ज्ञान हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं और जितने भी लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं और हमसे दूर हैं, ऑनलाइन बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं और उसमें भी उनको लगता है कि कुछ कमी है जो छूट जाती है। उस कमी को शायद हम जो हमारे गुरुजी ने किताब लिखी है उस किताब के अंश को लेके हम शुरू करते हैं और उससे आपको समझ में आएगा। तो बहुत बारीकी आपको चीज़ें, आपके मन में जो सवाल हैं बहुत से, उनके जवाब आपको मिल सकेंगे। और हम ये पहला एपिसोड यूट्यूब पे डालने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है जो हमने अभी बनाया है। पहले प्रॉपर्टी का विपिन प्लॉट्स के नाम से था, तो वो चूँकि फर्म नहीं थी हमारी इसलिए हमने उसे अपने नाम से बनाया विपिन प्लॉट्स से। और हमको देखना है या प्रॉपर्टी के बारे में कुछ समझना है, मेरा पूर्व रिकॉर्ड देखना है, तो आप विपिन प्लॉट्स यूट्यूब चैनल पे जाके हमको देख सकते हैं। बहुत सारा कुछ हमने ये सिर्फ ज्ञान आपके कानों के माध्यम से दिमाग में जाए इसलिए रिकॉर्डिंग करके हम इसको बना रहे हैं और इसमें हम अपना वीडियो नहीं बना रहे हैं जिससे हम टॉपिक से नहीं भटके, क्योंकि कई बार कैमरा फेस करने में लगता है कि कैमरे में भी हम अच्छे दिखें और चीज़ें भी। अभी बाहर का नॉइज़ भी आ रहा है तो ऑफिस हमारा लगभग मार्केट में फ्रंट पे है, तो बाहर का शोर है, उस पर आप उसे स्वीकृति दें और विषय से ना भटकें। मैं भटक गया था थोड़ा, तो इसको समझते हुए चलेंगे। तो वास्तु क्या है? वास्तु को जिस तरीके से बताया गया मत्स्य पुराण में बहुत कुछ है। मत्स्य पुराण में घटना घटी थी, शंकर जी और अंधकासुर के बीच में युद्ध हुआ, हार कोई भी नहीं रहा था, जीतना भी किसी का विशेष रूप से समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में पसीने की बूंद गिरी और एक ऊर्जा डेवलप हुई जिसे बाद में वास्तु पुरुष ब्रह्मा जी ने मनसपुत्र के रूप में उसे वास्तु पुरुष नाम दिया और एक एनर्जी के रूप में हम उसे समझते हैं। तो मत्स्य पुराण के अनुसार 18 महान ऋषियों ने, विभूतियों ने अपने अपने समय पर अपने अपने हिसाब से वास्तुशास्त्र को पुनर्जीवित किया या संशोधित किया या उसमें अपना एक अलग अपना अनुभव क्रम जोड़ा। और वो सभी महान विभूतियों को अगर हम क्रमबद्ध करें वास्तुशास्त्र के निर्माण में, तो उनके द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है उसमें सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के साथ में ही भगवान शंकर के बाद बृहस्पति देव, बृहस्पति गुरु जिनको कहते हैं, बृहस्पति देव, शुक्र गुरु, शुक्राचार्य जिन्हें कहा जाता है, वो आते हैं। अनिरुद्ध जी आते हैं, नारद जी आते हैं, भृगु ऋषि आते हैं, अत्रि ऋषि आते हैं, गुरु वशिष्ठ आते हैं। विश्वकर्मा जी ने बहुत कुछ लिखा है, उनके पुत्रों ने भी इसमें बहुत कुछ योगदान दिया है। तो विश्वकर्मा जी को ही हम नवीन वास्तुशास्त्र में विश्वकर्मा जी को ही जानते हैं। रावण जो हुए हैं रामचंद्र जी के साथ जिनका युद्ध हुआ था, उनके नाना जी थे, मैं उनको कहा जाता था। तो मैं मतम उन्होंने एक पूरा ग्रंथ लिखा है वास्तु के ऊपर। मैं का भी नाम आता है इसमें। नारद जी का हम बता चुके हैं। नग्नजित ये विश्वकर्मा जी के पुत्र थे, उनका भी नाम है इसमें। इंद्र ने भी बहुत कुछ लिखा है और कुमार लोगों ने भी
काफ़ी कुछ इसमें अपने अपने समय पर योगदान दिया है। नंदीश्वर जी हुए हैं, ऋषि थे, इन्होंने किया है। शौनक ऋषि ने लिखा है, गर्ग ऋषि ने लिखा है, और भगवान वासुदेव जी ने लिखा है, अनिरुद्ध जी ने भी लिखा है। ऐसे करके लगभग ये 18 लोग हो गए। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मैं, नारद, नग्नजित, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, भगवान वासुदेव, बृहस्पति देव, शुक्राचार्य जी और अनिरुद्ध जी। ये हो गया पुराना जो वेदों से निकल के आया है इसका। अब हम वास्तु की तरफ चलें, उससे पहले हम अपने गुरु के बारे में थोड़ा कहना चाहते हैं। गुरु परिचय एक एक्चुअली समझ लीजिए, आपकी गुरु परिचय है कि हमने जिनसे सीखा वो विभूति अपने आप में क्या उन्होंने अपने जीवन में संकलित किया चीज़ें। तो उनका नाम श्रीमान गणेश ताम्रकार जी, और बेसिक जबलपुर के वो रहने वाले थे। उन्होंने भारत देश में सिविल इंजीनियर के रूप में, वास्तुविद के रूप में, वास्तु मनीषी के रूप में, वास्तुशास्त्री के रूप में बहुत सारे स्वर्ण पदक जीते हैं, बहुत सारा काम किया है। यहीं देश में नहीं, देश के बाहर भी किया है। बीई सिविल से उन्होंने परीक्षा की और पढ़ाई की, और बीए हिंदी से उन्होंने पढ़ाई की। ऐसे बीई सिविल और बीए एमए हिंदी। अध्यक्ष वो रहे अपने शहर में, अखिल भारतीय वास्तु विज्ञान संस्थान जबलपुर के, एमपी में ये पड़ता है। संस्कार भारती महाकौशल प्रांतीय ये एक समिति रही, उसमें राष्ट्रीय सैनिक मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रहे। वास्तुशास्त्र के अध्ययन में, अध्यापन में, लेखन एवं शोध कार्य में इनकी विशेष अभिरुचि रही। इन्होंने बहुत ही गूढ़ तरीके से, वो बहुत ही विशेष प्रभाव के साथ में वास्तुशास्त्र का अध्ययन किया, अध्यापन किया, पढ़ाया भी। मैं भी जैसे पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, आप लोगों को जो भी सुनेंगे इस वीडियो को, उन सभी श्रोताओं को, श्रोता नहीं कहना चाहिए, उन्हें स्टूडेंट्स ही कहना चाहिए। तो उन्होंने कुछ लिखा भी है, जैसे उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और उनके जवाब उन्होंने दिए हैं। फिर उन्होंने स्पेशली अलग अलग चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें की है, तो हेडिंग वाइज हम उसकी भी बात करेंगे आगे। तो लेखन किया है, शोध कार्य किया है, किसी भी चीज़ को और ज़्यादा गूढ़ता और ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जब हम चेक करते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन लाते हैं, कोई नई चीज़ की प्रेरणा मिलती है, कुछ नया बनाते हैं, तो उसको आप शोध कार्य में ले सकते हैं। इसमें भी उनकी विशेष अभिरुचि रही। उनका जो, मैं तो पर्सनल बहुत बार मिला हूँ आर्ट ऑफ लिविंग से, श्री श्री रविशंकर जी जो गुरुदेव जी हैं, उनके योग का उनके पास पिकअप सेंटर, वो सॉरी पिकअप सेंटर नहीं कहना चाहिए, उन्होंने वहाँ पे योग करने के लिए पूरा एक आश्रम टाइप का अपने घर में ही बना रखा है। और हम योग के माध्यम से ही जुड़े थे, फिर वास्तु में आए। तो उन्होंने जो और विशेष किया है उसमें पिरामिड वास्तु है, ऊर्जा विज्ञान है, प्राण शक्ति उपचार है, प्राण शक्ति उपचार विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने काम किया। मानद सम्मान और पुरस्कार जो उन्हें मिले हैं वो जनवरी 2001 को मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन में सहस्त्राब्दी सम्मान के रूप में वास्तु शिरोमणि से अलंकृत उनको किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वास्तु एसोसिएशन द्वारा सहस्त्राब्दी वास्तुशास्त्री की मानद उपाधि एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री सूरज भान द्वारा विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तो हो गई देश के अंदर की बात। अब देश के बाहर की बात करें तो काठमांडू नेपाल देश के अंदर जो काठमांडू वहाँ की राजधानी है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ज्योतिष पराशर एक सम्मान है जिससे उन्हें अलंकृत किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। ये सम्मान नेपाल के उस समय के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनको दिया। तो बड़ा प्रोग्राम रहा होगा। ऐसे ही मॉरिशस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें स्वर्ण पदक से भारतीय उच्चायुक्त एवं मॉरिशस के परिवहन मंत्री द्वारा सितंबर 2001 में उनको सम्मानित किया गया। और इसके बाद में पराशर अवार्ड ज्योतिष मनीषी
सहस्त्रार्जुन पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया गया। नेपाल में 99 में इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं महर्षि ओपन यूनिवर्सिटी काठमांडू द्वारा आयोजित वास्तु सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उनको वहाँ पर बुलाया गया, सम्मानित किया गया और गोल्ड मेडल से अलंकृत किया गया। अगला जो इसी क्रम में उपलब्धि है उसको कहेंगे तो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर के स्थापत्य वेद विभाग में विशेषज्ञ के नाते उन्होंने अपना बहुत सारा समय दिया, बहुत सारा ज्ञान वहाँ पर पढ़ते हुए लोगों को दिया, बच्चों को दिया। और पीएचडी के जो शोधार्थी छात्र थे उनके लिए भी उन्होंने अपना योगदान दिया और उनके जीवन में मार्गदर्शक के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद देश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में वास्तु संबंधी लेखों का प्रकाशन, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर वार्ताओं के रूप में भी उनका प्रसारण बाद में किया गया आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से। विज्ञान भारती प्रदीपिका के संपादक के रूप में, मंडल के सदस्य के रूप में एवं उसमें अनेक शोधपूर्ण लेखों का प्रकाशन जो हुआ वो आपकी देखरेख में हुआ, आपके सानिध्य में हुआ। सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में गणेश ताम्रकार जी, श्रीमान गणेश ताम्रकार जी गुरुदेव हमारे, वो जो है सक्रिय रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा जीवन परिचय। और मैंने जब उनकी किताब को अपने खुद के द्वारा लिखा और डायरी में मेंटेन किया तो उन्होंने जो सिग्नेचर दिया अपना वहाँ पे ऑटोग्राफ दिया, उसमें उन्होंने लिखा 6 शब्द उन्होंने लिखे, वास्तु ज्ञान उड़ान उच्चतर होती जाए, शुभकामनाएं। तो ये शुभकामनाएं गुरुजी की तरफ से हमको दी गई। अब हम बात करेंगे कि वास्तु शुभम, ये है चैप्टर का हेडिंग। और हेडिंग में वास्तु शुभम, ये हमारे गुरुजी की ब्रांच का जो उनका जो प्रतिष्ठान है वास्तु के नाम से जो वो चलाते हैं, जिसमें वो लोगों के जीवन को बदलते हैं, उसका नाम उन्होंने वास्तु शुभम रखा। उनकी फर्म का नाम वास्तु शुभम है। तो ये शुभम करोति कल्याणम एक संस्था है जिसमें 2 लोग मिलके इसको सर्टिफाइड कराए और इसको आगे सालों तक लेके आए हैं, बहुत दूर तक का सफ़र तय किया है। इसमें उनकी पुत्री हैं मिसेस मुग्दल जी, उन्होंने भी सिखाया है, उनसे भी सीखा है। दूसरी पुत्री हैं वसदा जी, उनको तो मैं बहुत ही सम्मान की नज़र से देखता हूँ और बहुत ही सम्माननीय है वो। तो चर्चा में एक बार गुरुजी ने बताया कि ये हमारी पुत्री के नाम से नहीं, ये शुभम करोति कल्याणम के शुभम से हमने शुभम लिया और वास्तु का हम काम कर रहे थे तो वास्तु शुभम सभी के लिए शुभ करे, ऐसा रखा। अब इसमें किताब में जो लिखा है पुस्तक में उनकी, उन्होंने उसमें जो पहला तथ्य उठाया है कि वास्तु को हम पीछे के समय में जाके अगर समझें तो किसी मनीषी, किसी ऐसे गुरु ने इसको लेके कुछ बोला है कि नहीं, तो उसमें स्वामी सत्यमित्रानंद जी जो गिरी जी महाराज हैं, वो संस्थापक हैं भारत माता मंदिर हरिद्वार के। जितने भी लोग हरिद्वार जाते हैं, पहले भारत माता मंदिर का बहुत क्रेज़ था। वहाँ पे था क्या, लिफ्ट को अगर हम कभी सुनते थे उत्तर प्रदेश में तो भारत माता मंदिर में लोग बताते थे कि वहाँ पे लिफ्ट लगी है और 2 रुपए का टिकट है, आप लिफ्ट से ऊपर जाइए और फिर पूरे मंदिर का दर्शन करते हुए नीचे आ जाइए। ऐसा भारत माता मंदिर, इसका जो स्थापना हुई, इसकी जो संस्थापना हुई वो स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी द्वारा हुई। और उन्होंने कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा की समरसता और अनुपातिक व्यवस्था रहने से जैसे शरीर स्वस्थ रहता है। समझने का प्रयास करिए। हम ऊर्जा के रूप में वास्तु में पढ़ते हैं, जोन आगे चल के पढ़ाए जाएंगे आपको, वाटर जोन होगा, एयर जोन होगा, फायर जोन होगा,
स्पेस जोन होगा, अर्थ जोन होगा, ऐसे 5 जोन होंगे और एक ब्रह्म स्थान होगा। तो इसको क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इसको ऐसे समझिए जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, 5 तत्व से शरीर बनता है। 5 तत्व ही बाद में पृथ्वी में या वातावरण में, प्रकृति में मिल जाते हैं। तो इसको स्वामी मित्रानंद गिरी जी ने जो लिखा है वो लिखा है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर की समरसता, सभी चीज़ों को मिला के, इन 5 चीज़ों को मिला के और सही अनुपात की व्यवस्था रहने से जैसे शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार हमारे भवन, मंदिर, धर्मशाला, शहर, कर्मशाला आदि में भी वास्तुशास्त्र की आवश्यकता है। वास्तुशास्त्र की नियम के हिसाब से उनको प्रयोग करते हुए इन सब चीज़ों का निर्माण करना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? भवन, हमारा भवन, घर हो सकता है, धर्मशाला हो सकता है, मंदिर हो सकता है, औषधालय हो सकता है, आज की डेट में कहें तो हॉस्पिटल हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, आपका जो हॉस्टल्स होते हैं वो हो सकते हैं, कर्मशाला हमारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी हो सकता है, हमारा कॉमर्शियल स्पेस हो सकता है, गेस्ट हाउसेस हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं। ऐसे सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम कंक्रीट से बना के इस्तेमाल में लेते हैं या बांस का बनाते हैं, लकड़ियों का बनाते हैं, उस सभी प्रकार की चीज़ों में कंक्रीट वाले को हम वास्तु में लेंगे। तो वास्तुशास्त्र में इसका विशद वर्णन है। भूकंप हुआ, अतिवृष्टि हुई, अनावृष्टि हुई आदि जैसी दैवीय प्रकोपों से भी गिरि जी का कहना है वास्तुशास्त्र समाज का रक्षण करता है। दिशाएं, ग्रह, कोण भी अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे योगिनी और मुद्राओं से शरीर स्वस्थ और निरोग और कांतिमय रहता है। अब यहाँ पे समझिए, दिशाएं, ग्रह, कोण भी अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे योगिनी और मुद्राएं, योगासन, योगिनी पद्धति और मुद्राएं, हाथों से उंगलियों और अंगूठों को जोड़ के जो अलग अलग मुद्राएं बनाई जाती हैं, उनसे नसों का जो प्रभाव, नसों पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे शरीर स्वस्थ होता है, निरोगी होता है और कांतिमय रहता है। कांतिमय मतलब चमकदार रहता है, ऊर्जा चेहरे पे दिखती है, चेहरे पे प्रभाव दिखता है, उसका बहुत ही ऊर्जित शरीर दिखता है, वो एक बात पड़ जाती है। उसी प्रकार वास्तुशास्त्र से निर्देश प्राप्त कर भवन आदि निर्मित हों, उनका कहना है गिरि जी का। उसी प्रकार जैसे शरीर ठीक रहता है, उस प्रकार से यदि वास्तुशास्त्र के निर्देश प्राप्त करके भवन आदि निर्मित किए जाए तो व्यक्ति की सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ सात्विक संस्कारों में भी वृद्धि होती है। गिरि जी, सत्यमित्रानंद जी कहना चाहते हैं कि अगर आप अच्छे माहौल में, अच्छे वास्तु में बने हुए मकान हैं, उनमें अगर आप रहते हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। आगे गुरुदेव के वचन है, उसमें उन्होंने अपने मन की बात लिखी है, उसको हम आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं। तो उन्होंने, गुरुदेव ने लिखा है, हम माननीय गणेश ताम्रकार जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, भारत की ऋषि परंपरा का चिंतन मानव के समग्र विकास के लिए रहा है। इसलिए हमारे मुनिगण केवल दार्शनिक नहीं थे, वरन उच्च कोटि के वैज्ञानिक, अभियंता और चिकित्सक भी थे। जब उन्होंने मनुष्य के लिए आवास का विचार किया तो उन्होंने भवन में वास्तु की केवल कल्पना नहीं की, उसको भौतिक सुख सुविधाओं का समुच्चय भी माना है। भवन पर्याप्त आरामदेह, सुंदर और आकर्षक तथा आध्यात्मिक सुख शांति का प्रदायक होना चाहिए और इसके लिए आवश्यक समझा प्रकृति की नैसर्गिक ऊर्जाओं के साथ मानव एवं भवन वास्तु का समन्वय किया जाना चाहिए। फलश्रुति के रूप में विश्व की प्राप्ति हुए वास्तुशास्त्र के सर्वलोक कल्याणकारी सिद्धांत
जिनका प्रवाह सुर सरी समवैदिक काल से निरंतर प्रवाहमान है। मतलब बराबर ही समय नया आता जा रहा है, तो नए तरीके से वास्तु मनीषी आज के रूप में जितने भी लोग वास्तु सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, गुरुजी सिखा रहे हैं, हमारे बाद आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो सीखेंगे, वो सिखाएंगे, तो वो आगे उसको प्रवाहमान कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसी गतिमान स्वरूप का परिणाम है कि वास्तु शास्त्र के प्रति जनमानस में विश्वास की दृढ़ता और विश्वव्यापी लोकप्रियता बढ़ी है। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, पर एक नेता है, राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने योग को बहुत बड़े लेवल पर विश्व में पहुंचाया। तो ऐसे ही वास्तुशास्त्री जो यहाँ से भारत देश से पढ़ के निकल के बाहर के देशों में गए हैं, उन्होंने उसे विश्वव्यापी लोकप्रियता दिलाई है। योग को, प्राणायाम को, पद्म साधना को, सुदर्शन क्रिया को, हैप्पीनेस प्रोग्राम को श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव हमारे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे देशों में, लगभग 218 देशों में उन्होंने हैप्पीनेस प्रोग्राम को, योग को, दर्शन को पहुंचाया है। ऐसे ही बहुत सारे वास्तुशास्त्रियों ने इसको विश्वव्यापी बना दिया है। आज दुबई का देखें, मॉरिशस का देखें, तमाम देशों में, चाइना में भी वास्तु को ही फिंग शुई कहा गया, जापान में भी वास्तु है। बहुत सारे देशों में भारत देश से निकले हुए जितने भी वास्तु मनीषी हुए हैं, उन्होंने उसको और देशों तक विश्व में पहुंचाया, विश्वव्यापी बनाने का और लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। विश्व में आज अनेक नामों से वास्तुशास्त्र के प्रतिरूप नियमों को भी प्रतिपादन किया जा रहा है। समझने का प्रयास करिए। विश्व में आज अनेक नामों से, बहुत सारे नाम हैं, जिनमें मैं कुछ नाम लूँगा तो वैदिक वास्तु है, रेजिडेंशियल वास्तु है, कमर्शियल वास्तु है, इंडस्ट्रियल वास्तु है, लाल किताब वास्तु है, प्रश्न वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु है, प्रिडिक्टिव वास्तु है, प्रज्ञा वास्तु है, पायरा वास्तु है, आयुर्वेदा वास्तु है, केपी वास्तु है, अष्टवक्र वास्तु है, जियो वास्तु है, न्यूमरो वास्तु है, फेंग शुई वास्तु है। बहुत कुछ इस वास्तु में अलग अलग नामों से, एनर्जी के हीलिंग के रूप में भी हम वास्तु को ले रहे हैं। तो जो जिस समय में जिस जगह पे रहा, उसको जो शब्द, जो ज्ञान से जो फीलिंग आई, जो उसके जीवन में अनुभव रहा, उसने उस तरीके के नाम को वास्तु के साथ में जोड़ा। पर वास्तु अपनी जगह पे जो अपनी एक विशेषता लेके चलता है, वो है वसह अस्तु। किसी भी बसने वाले स्थान को बसने योग्य बनाना वास्तु का नियम को लगाने वाला जो है, वो वास्तु उसको बोलते हैं। विश्व में बहुत दूर तक पहुंचाया गया। वास्तुशास्त्र का पुनरोदय विश्व कल्याण के सूर्योदय के समान है, उगते हुए सूर्य के समान है, अगर वास्तु पूरे विश्व में लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस पुस्तक में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों की विशद विवेचना तो नहीं की जा सकती। एक किताब में 18 मनीषियों के द्वारा, विभूतियों के द्वारा लिखा गया बहुत सारा ज्ञान एक किताब में गुरुजी का कहना है नहीं ला सकते, पर हम उतना तो ला सकते हैं, उतना तो हम बता ही सकते हैं जितने में आप वास्तु के साथ में एकाकार हो सके। वास्तुशास्त्र के वैदिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप, उसका ज्योतिष से संबंध, वास्तु और प्रारब्ध, वास्तु और नगर रचना, वास्तु और भारत देश, वास्तु का शुभ फल आदि आदि चतुर्दश महत्वपूर्ण बिंदुओं की सार रूप में प्रश्न उत्तर के माध्यम से उल्लेखित किया गया है। प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं। उससे उल्लेखित होगा कि आपको समझ में आएगा कि आपके मन का कोई सवाल हो सकता है, उस सवाल से मैच कर जाए, उस क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन, आपके अंदर की जो जिज्ञासा है वो उसके साथ में मैच कर जाए। तो वैसा एक सवाल का क्विज और आंसर का एक किताब में स्वरूप दिया गया है। इस तरीके से उसको लिखा गया है कि सवाल किया गया है, उसके जवाब दिए गए, ताकि ये
सामान्य जन के लिए भी वास्तुशास्त्र महत्वदर्शिका बन सके, दर्शिका बन सके, लोग उसे देखें, समझें, पढ़ें, जानें और अपने जीवन में वास्तु को शामिल कर सकें। वास्तु के प्रति बोध प्राप्ति की जिज्ञासा बढ़े, यही उद्देश्य है वास्तु प्रबोधिनी का। अच्छा, गणेश ताम्रकार जी जो गुरुदेव हैं, उन्होंने जो लिखा है, वो किताब जो लिखी है उसका नाम है वास्तु प्रबोधिनी। जिस प्रकार एक नन्हे से बीज में एक विशाल वृक्ष समाया रहता है, एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष होता है, दिखता नहीं है पर उसमें वो एटम टाइप की चीज़ कह सकते हैं, डीएनए उसका जो है वो उसमें रहता है, जिससे अगर वो कभी फलित होता है, फलता फूलता है और बीज से वृक्ष बनता है, तो उसमें एक पूरा वृक्ष बनाने की क्षमता होती है। सूक्ष्मतम परमाणु में विराट शक्ति के प्रस्फुटन का सामर्थ्य रहता है। समझने का प्रयास करिए, जैसे एक छोटे बीज से हम पौधा पा सकते हैं, उस पौधे से फिर से बीज पा सकते हैं, फल पा सकते हैं, पुष्प पा सकते हैं, फूल पा सकते हैं। उसी तरीके से जो छोटा सा एक परमाणु रहता है, मैं एटम कह रहा था, वो जो होता है उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि अगर वो उसमें कहना चाहिए विस्फोट अगर हो जाए, अगर वो ब्लास्ट हो जाए, तो वो उसके अंदर एक बहुत ही विराट शक्ति होती है और उसको न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। आप समझना चाहे तो मिसाइल या जो अंतरिक्ष में जो यान वगैरह जाते हैं, उसमें उसी की ऊर्जा को प्रयोग किया जाता है, ऐसा समझ में आता है। तो आगे जो लिखा है उसमें है, उसी तरह यह नन्ही पुस्तिका फिर से लेते हैं। जिस प्रकार एक नन्हे से बीज में एक विशाल वृक्ष समाया रहता है, सूक्ष्मतम परमाणु में विराट शक्ति का प्रस्फुटन का सामर्थ्य रहता है, उसी तरह यह छोटी सी पुस्तिका जो लिखी है वास्तु प्रबोधिनी के नाम से, पुस्तिका में वास्तुशास्त्र के अगाध ज्ञान की समझ, उसे जानने और अपनाने के लिए प्रेरक बनाने का एक काम ये वास्तु प्रबोधिनी किताब करेगी, ऐसा गुरुजी का मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा उन्होंने लिखा है। वास्तु प्रबोधिनी में उल्लेखित बातें तो हमारे ऋषि मुनियों की ही धरोहर है। वो देखिए यहाँ पे जो गुरुदेव है वो अपने ऊपर बिल्कुल भी श्रेय नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वास्तु प्रबोधिनी में उल्लेखित बातें तो हमारे ऋषि मुनियों की ही धरोहर है, जो 18 लोगों ने पहले लिखा है, जिनके नाम लिए थे। मेरा कुछ नहीं है, पर किसी प्रकार की न्यूनता रह गई है तो उसका कारण अल्प ज्ञान भी हो सकता है। देखिए, जब कोई शीर्ष पे पहुंचता है और वहाँ पर जाकर अहंकारी नहीं होता है, घमंड नहीं आता है, उसको किसी प्रकार का ईगो टच नहीं करता है और वो ज्ञान का सागर हो जाता है। जैसे गुरुदेव हमारे गणेश ताम्रकार जी हो गए, तो उन्होंने जब ज्ञान पा लिया तो उन्हें ये समझ में आया कि गलतियाँ हमसे भी हो सकते हैं। वास्तु प्रबोधिनी लिखते समय उसमें जो बातें उल्लेखित की गई हैं, वो जितना भी ज्ञान है वो ऋषि मुनियों की तरफ से है, उन्होंने लिखा है, ग्रंथों से है, वेदों से है, पुराणों से है, वहाँ से चीज़ें आई हैं। उसमें मेरा कुछ नहीं है। किसी प्रकार की न्यूनता अगर रह गई है, कुछ भी अगर छूट गया है, कुछ भी अगर बताने से रह गया है, तो उसे हमारा अल्प ज्ञान समझा जाए। हमारी नॉलेज में जो कमी रह गई है, जो हम नहीं जान पाए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी वैज्ञानिक से इंटरव्यू जब हुआ तो पूछा गया कि आपने कितना ज्ञान अभी तक पाया है, तो उन्होंने कहा समुद्र के किनारे जो तमाम पत्थर पड़े हैं उसमें से छोटा सा एक कंकड़ जो है, उतना ही ज्ञान मैं अभी ले पाया हूँ इस पूरे ब्रह्मांड से। तो यही बात गुरुजी भी कहना चाह रहे हैं कि तमाम ऋषियों ने जो लिखा है उनकी धरोहर है, मेरा कुछ नहीं है, पर किसी प्रकार की न्यूनता अगर रह गई है, कुछ छूट गया है, कुछ रिक्त हो गया है, तो उसका कारण मेरा अल्प ज्ञान हो सकता है। कृपया सुधी पाठक जो पढ़ रहे हैं इस किताब को, वो शुद्ध के साथ में पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। सुधी पाठक वृंद बेवाक विवेचना कर उस ओर ध्यान आकर्षित करें, ऐसा निवेदन कर रहे हैं गुरुजी। कह रहे हैं ऐसा निवेदन है कि जो पाठक पढ़ रहे हैं और कुछ इसमें छूट गया है, उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ और पूरा किया जाना चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं,
उनको अगर इसमें शामिल करना रह गया है तो शामिल किया जाए। तो उसके लिए वो दूसरी किताब लिखेंगे और उसमें उन चीज़ों को कवर अप करेंगे। वास्तु प्रबोधिनी के रूप में यह प्रथम मणि वास्तु जगत में अभिवर्धताम वास्तुशास्त्र जिज्ञासा की मंगल भावना के साथ प्रस्तुत है। समझने का प्रयास कीजिए। वास्तु प्रबोधिनी के रूप में यह प्रथम मणि उनके द्वारा लिखी गई प्रथम जो किताब है उसको वो मणि कह रहे हैं, नग कह रहे हैं, एक रत्न के रूप में वो उसको आपके रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने कि वास्तु प्रबोधिनी के रूप में यह प्रथम मणि वास्तु जगत में अभिवर्धताम इसका आविर्भाव हुआ है। अभी मैंने इसे दिया है, इसे वास्तु जगत में इसे समर्पित किया है। वास्तुशास्त्र जिज्ञासा के रूप में मंगल भावना के साथ में प्रस्तुत किया है। वास्तुशास्त्र दिवस 17 दिसंबर 2000 में ये किताब लिखी है गुरुदेव गणेश ताम्रकार जी ने। इसी को अगले एपिसोड में अगले तरीके से जो बैठेंगे कभी जल्द ही और आगे का पार्ट इसका लिया जाएगा। अभी एक एपिसोड बनेगा, फिर हम वास्तु की गहन चर्चा में शामिल हो जाएंगे। मैं विपिन वर्मा लखनऊ में रहता हूँ, प्रॉपर्टी का काम अभी तक कर रहा था। अभी वास्तु का ऑफिस खोले हुए 2 साल हो गए हैं। कई बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़े हैं। कुछ लोगों को सामने से ही चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो सामने से बैठ के सीखना समझना चाहते हैं, तो उनकी भी कार्यशाला चालू है। जो लोग आके पढ़ सकते हैं लखनऊ, वो सामने से आके ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसको डायरी में कहीं पे भी लिख लें। पूरा का पूरा जो मैंने बोला है वो सारा आगे चल के आपको हर प्रकार से जीवन में काम आएगा। और जब तक आप बेसिक किसी चीज़ का नहीं पकड़ते हैं तब तक आपको जो उसका शॉर्ट फॉर्म है, कहते हैं ना कि युक्ति लगानी चाहिए। गुरुदेव श्री रविशंकर जी का कहना रहता है कि युक्ति प्रयोग कीजिए। युक्ति प्रयोग कर सकते हैं मतलब ट्रिक लगाइए और काम करिए। तो जो ट्रिक है उस ट्रिक को, युक्ति को आज के रूप में वास्तु में कहते हैं रेमेडी यूज करिए। तो वो जो रेमेडी बताने का, किसी से मिलना, किसी के केस को सुनना, किसी की समस्या को जानना और उसको उपाय देना, रेमेडी देना, वो क्विक समाधान जो दिया जाना है वो दिया तभी जा सकता है जब आप बेसिक को अच्छे से करेंगे। छोटा बच्चा होता है, उसको एक एक लाइन बना बना के ABCD सिखाते हैं, छोटा बड़ा सिखाते हैं, फिर वो अक्षर ज्ञान के बाद में शब्द रचना करता है, फिर एक लाइन लिखने की कोशिश करता है और फिर वो एक किताब भी लिख सकता है। गुरुजी ने किताब लिखी है वास्तु प्रबोधिनी। ये बेसिक चीज़ों को पकड़ के चलना है। तो आज का जो सफ़र है वो यहीं तक। एस्ट्रो वास्तु शुभम हमारे चैनल को आप उन लोगों तक शेयर करें जो वास्तु को समझना चाहते हैं। सब्सक्राइब करने जैसा मेरा कोई आपसे निवेदन नहीं है। सब्सक्राइब करना आपकी रुचि पर है, आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये भी आपकी रुचि पर है। आपको लगता है कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपको जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ चीज़ें मिल रही हैं और उससे प्रसन्न होकर अगर आप कुछ अपना प्यार, स्नेह, दुलार, आशीर्वाद देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में और अगला जो क्रम रहेगा वो भी वास्तु को लेकर रहेगा। मैं विपिन वर्मा आप सभी का अगले वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में अभी तक की जो चर्चा हुई है उसको आप फिर से कह रहा हूँ, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं, गुरुजी ने लिखी हैं, उनको आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे उसके बारे में थोड़ा और देखिए। डिटेल में देखेंगे तो सभी ऋषियों के नाम मिल जाएंगे। सभी ऋषियों ने जो भी वास्तु में अपना योगदान दिया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो निवेदन यही है
कि आप वास्तु के इस क्रम में जो सिलसिलेवार वीडियो आते रहेंगे उनसे जुड़े रहिए और वास्तु का ज्ञान लेते रहिए। यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है, पर सामने से बैठने पर आपसे शुल्क भी लिया जाएगा, क्योंकि हमें भी परिवार चलाना है। राधे राधे।